वेलकम टू द एजुकेशन अकेडमी। तो मैं शाइन बानो आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कवि देव द्वारा रचित जो 3 कविताएं हैं, हंसी की चोट, सपना और दरबार। इसमें कवि क्या कहते हैं, किन चीज़ों के बारे में कहते हैं, उनकी संक्षिप्त व्याख्या आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हंसी की चोट, पहले कवि का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हंसी की चोट के बारे में कवि क्या कहते हैं। तो ये जो हंसी की चोट है, ये कवि तब लिखते हैं तब बताने के लिए जब जो कृष्ण होते हैं वह चले जाते हैं मथुरा, वृंदावन से चले जाते हैं मथुरा। और जो वृंदावन की जो गोपियाँ होती हैं, उनके जो प्रेम में मग्न होती हैं, वो जब वो चले जाते हैं तो उनके आने की आस में जो उनके शरीर के जो 5 तत्व होते हैं, गोपियों के शरीर के जो 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व पहले हमें समझना पड़ेगा क्या है, तभी हमें ये स्टोरी, ये जो कविता है अच्छे समझ आएगी। पहला तत्व है हमारा वायु, दूसरा है जल, तीसरा है अर्थ जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में ज़मीन कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, चौथा है हमारा अग्नि और 5वां है हमारा आकाश। और यही आकाश तत्व जो गोपियां हैं उनके शरीर में है, और जो चारों तत्व हैं वह सभी समाप्त हो गए हैं कृष्ण के बिछड़ जाने से। अब चलिए हम इसकी संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ससनी ही सो समीर गयो अरी, आसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिली बेही की आस की आंसू पास आकाश रहुयो भरी, जादिन ते दे मुख फेरी हरी हंसी, हैरी हियोजू लियो हरी जू हरी। तो अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। कृष्ण के चले जाने की आस में जो गोपियाँ होती हैं लंबी लंबी सांसें लेती हैं, जिसके कारण गोपियों के शरीर से वायु तत्व जो होता है, यहाँ पे लिखा है ना, समीर का मतलब है वायु, गयो मतलब चला गया। सांस लेने की जो सहायक वायु है वह उनके शरीर से खत्म हो गई। आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी, रो रो के कृष्ण के आने की आस में रो रो के जो गोपियों के शरीर से नीर है, नीर गयो मतलब जो जल है उनके शरीर से पूरे जल समाप्त हो गए हैं। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। इसका अर्थ यह है कि जो तेज मतलब क्या होता है, तेज एनर्जी जो कि हमारी मिट्टी तत्व से आती है, एनर्जी जो है उनके शरीर से चली गई है। साथ ही जिसके कारण जो उनकी जो भूमि तत्व है, क्या उनकी जो भूमि, उनका जो शरीर में एनर्जी है, एनर्जी चले जाने के कारण उनकी जो शरीर है वो बहुत कमज़ोर हो गया है, दुर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है। अब देव कहते हैं, देव जिये मिल ही बेही की आस की आशा पास आकाश रहियो भरी। देव कहते हैं कि कृष्ण के मिलने की जो आस है गोपियों को, सिर्फ उसी आस से उनके जो शरीर का आकाश तत्व है, आकाश तत्व क्या होता है, मतलब उनकी जो आत्मा है केवल वही उनके पास है, उनका जो पूरा शरीर है वो समाप्त हो गया है, केवल जो गोपियों की आत्मा है वही जीवित है कृष्ण के मिलने की आस में। आस वो पास मतलब सिर्फ आस मतलब उनके जो पास केवल उनका आकाश रहियो भरी, उनके शरीर में केवल आकाश तत्व, आत्मा का तत्व ही भर रखा है। जातिन ते मुख फेरी हरी हंसी, हरी हियोजू लियो हरी जू हरी। अब कहते हैं जातिन मतलब जिस दिन से मुख फेरी हरे हंसी, जो कृष्ण है मुस्कुराकर अपनी जो हंसी मतलब मुस्कुराकर मुख फेरा है, उसी दिन से हेरी जू हुयो जू लियो हरी जू हरी, मतलब उसी दिन से जो कृष्ण है हरी जू हरी, मतलब यहाँ पर हरी जो है ये वाला हरी कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जो ये वाला जो हरी है वो हृदय के लिए, हृदय मतलब जो गोपियों का हृदय है, गोपियों का दिल। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हरी हियो जू लियो हरी जू हरी, जिस दिन से कृष्ण ने हंसकर अपना मुंह फेर लिया है गोपियों से, उसी दिन से गोपियों की जो हृदय है वह भी कृष्ण अपने साथ चुरा कर ले गए हैं। सो अब आते हैं हम अपने सपना कविता पे। सपना कविता में लिखते हैं कि एक गोपी होती है, वह सो रही होती है, तब उनके सपने में कृष्ण आते हैं। कृष्ण उनसे कहते हैं कि चलो चलते हैं झूला झूलने हम दोनों साथ में। और जब भी वो उठने को होती है तभी वो कृष्ण जी, उनका सपना टूट जाता है और कृष्ण जी आंखों के सामने से चले जाते हैं, क्योंकि वो सपना था। तो अब उसके बारे में जो हमारे कवि हैं देव, जिनको देवदत्त द्विवेदी कहते हैं, अब वो लिखते हैं कविता में। झरी झरी छिनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, अनिक कहियो श्याम मोसो चलो झूलिबे को आज, फूली ना समानी भई ऐसो ही मग्न में, चाहत उठे ही उठी गई सी निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वह जगन में, आंख खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, वे छाई बूंदे मेरी आंसू है दगन में। अब ये बहुत अच्छी कविता है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो किस प्रकार एक गोपी का प्रेम है कृष्ण जी के लिए, तो हम समझते हैं। झहरी झहरी झिनी बूंद है परती मानो। अब जो कवि है लिखते हैं कि झहरी झहरी मतलब झरने जैसी जो बूंदें गिर रही हैं, झरने जैसी जो बूंदें हैं, छोटी छीनी मतलब छोटी छोटी जो बूंदें हैं, झरनी झरी झरने जैसी, बारिश मानो, बारिश परती मतलब बारिश मान लो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। अब वो जो गोपी होती है वो देखती है, गहरी गहरी मतलब काले काले बादल, गगन मतलब आसमान, गगन में काले काले बादल फैल रखे हैं। आनी कहियो श्याम सो मोसो चलो झूलिबे को आज। अब वो देखते हैं कि आनी कहियो मतलब जो श्याम होते हैं, कि आते हैं, आनी मतलब आते हैं और कहते हैं, गोपी के पास आते हैं, कहते हैं, श्याम आते हैं और कहते हैं
उनसे गोपी से आकर कहते हैं चलो झूलीबे को आज, चलो आज झूलने को चलते हैं, झूला झूलने चलते हैं। इतने में जो गोपी होती है वो लेटी हुई होती है, तो वो फूल ही नहीं समाती खुशी के मारे, और वो इतनी खुश हो जाती है कि वो उठ जाती है, मतलब लेटी हुई होती है वो उठ जाती है। अब सुनो, फूल ही ना समानी भाई ऐसी हो मग्न में, चाहत उठी गई सो निगोड़ी नींद। अब जैसे ही भाई कृष्ण जी ने बोला चलो चलते हैं, तो वो जो गोपी होती है वो फूल ही ना समा कर इतनी खुश होकर उठती है, और जैसे ही उठती है जो उनकी जो नींद भाई सपना देख रही थी, जो उनकी जो निगोड़ी मतलब निर्दयी नींद खुल जाती है। अब कहते हैं सोए गए भाग मेरे जानी वे जगन में। अब जो गोपी होती है वो कहती है कि जो उसके भाग होते हैं, जगन मतलब जो दुनिया है, ये दुनिया है, ब्रह्मांड है, इसमें जैसे इस आंखें खोलती है इस जगत में, वैसे ही उसके भाग खो जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन आता है कि भाग कैसे उसके जो सो गए भाग, कविता में गोपी के भाग ऐसे सो जाते हैं, इसलिए सो जाते हैं क्योंकि वह सपने में कृष्ण के साथ झूला झूलने को जाती है, परंतु वह सपना था जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है। इसीलिए कविता में लिखा है कि उसकी निगोड़ी नींद, निर्दयी नींद खुल जाती है। ओके, आँख खोली देखो तो ना घनश्याम, तो वो वे छाई बूंदे मेरे आंसू हैं दगन में। अब जो लड़की होती है, जो गोपी होती है, वो देखती है आँख खोलकर कि देखती है ना, जो ना घन मतलब बादल है और ना ही घनश्याम मतलब ना ही कृष्ण है। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हैं दगन में, वो जो बूंदें थी जो थोड़ी थोड़ी बह रही थी, वो उनके आंसू थे असल में, जो उनकी आँख से टपक रहे थे कृष्ण को देखकर। इतनी मस्त कविता है। अब हम आगे कविता पढ़ते हैं, दरबार। ये कविता, अब अगर आपने साहित्य थोड़ा पढ़ा होगा तो आप जानेंगे कि जो कवि हैं वो हमारे देवदत्त द्विवेदी, वो बहुत से राजा महाराजाओं के यहाँ रहे, उनके साथ उनकी बातचीत हुई, उनको समझा देखा, तो उनको देखकर उन्होंने अपने कविता में क्या लिखा है, उनको समझने के बाद तो वो इस कविता में प्रस्तुत करते हैं कि जो राजा महाराजा होते हैं उनके साथ वो कैसे प्रकार के होते हैं। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहरी रंग ब्रिज को माच्यो, भूलियो तहाँ भटक्यो घट ओघट बुढ़ीबो को काहू काम न बाच्यो, भेस न सूझ्यो कहियो समझियो ना बात सुनियो ना कहा रुचि राच्यो, देव तहाँ निबरे नट की बिगड़ी मती क्यों सगरी निसी नाच्यो। सो ये अभी तो समझ आया नहीं होगा, तो पर अभी हम पढ़ते हैं और समझ आएगा बहुत अच्छे से। कवि कहते हैं जो साहिब मतलब जो राजा है अंधे हो चुके हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या सही है क्या गलत है। मुसाहिब मतलब प्रजा, जो प्रजा है मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल है, वो बहरी, वो गूंगी हो गई है, वो कुछ बोल नहीं रही है। और जो सभा है, जो जनता है, वो बहरी हो गई है, रंग रीच को माची। और ये तीनों वर्गों के लोग आराम को पागल हो गए हैं, मतलब आराम चाहते हैं, अपने कार्य, जो उनके कार्य निर्धारित कार्य हैं, वह अपने कार्य को ना कर आराम करना चाहते हैं। ये इस प्रस्तुत लाइन में कवि ये कहते हैं। अब आती है हमारी दूसरी लाइन, भूलियो तहाँ भटक्यो घट ओघट बुढ़ीबे को काहू कर्म न बाच्यो। कहते हैं, कवि कहते हैं भूलियो तहाँ भटक्यो घट ओघट बूढ़ीबे को काहू कर्म न बाच्यो, कि जो दरबारी हैं वह अपना जो कर्म है वह भूल चुके हैं, और एक घट ओघट मतलब कि एक मुश्किल राह पकड़ ली है उन्होंने। बूढ़ीबे को काहू कर्म न बाच्यो, बूढ़ीबो मतलब बूढ़ा, जिस प्रकार जो बूढ़े के पास कोई काम नहीं होता खाली बैठने के अलावा, स्वयं उसी प्रकार जो दरबारी हैं वह भी बूढ़ों की प्रकार अपना कार्य ना करने के लिए भोग विलास में मग्न हो गए। रंग रीच मतलब एक्चुअली भोग विलासी होता है, मतलब आराम की जिंदगी, शानो शौकत। भेष न सूझियो कहियो समझियो ना बात्यो सुनियो ना कहाँ रुचि राच्यो। अब कवि लिखते हैं कि जो दरबारी है उनको किसी का जो भेष है, मतलब कोई गरीब है अमीर है कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कुछ भी अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। अगर कोई उनको कुछ कहता है, दरबारियों में राजा महाराजा प्रजा, उन लोगों को अगर कुछ कहो तो समझते नहीं है, और अगर कुछ बताओ तो सुनते नहीं है। कहाँ रुचि राच्यो, कवि जो अब इनकी रुचि कहाँ है, मतलब इनकी जो रुचि, ऐसे बोलते हैं ना कि कहाँ रुचि है, मतलब कैसी है, तो उस प्रकार कवि लिखते हैं कहाँ रुचि राच्यो, मतलब उनकी जो रुचि है पता नहीं कहाँ चली गई है, उनकी जो इच्छा है वो कहाँ चली गई है, जो एक राजा महाराजा, जो एक दरबारियों की होनी चाहिए। देव तहाँ निबरे नट की बिगड़ी मती को सगरी निसी। निबरे मतलब होता है रेशा, नट मतलब होता है नट मतलब जाल, बिगड़ी मतलब बिगड़ना, मति मतलब होता है दिमाग, बोलते हैं ना मत मारी गई, ऐसे मति मतलब दिमाग, सगरी मतलब पूरी मतलब पूरा सगरी, और निसी मतलब रात अंधेरा, और नाच्यो मतलब नृत्य। तो कवि लिखते हैं कि जिस प्रकार एक जो बिगड़ा रेशा होता है ना, मतलब उलझा, बिगड़ा मतलब यहाँ पर इसका प्रतीत है जो उलझा रेशा होता है, जिस प्रकार जो रेशे का उलझा जाल होता है, स्वयं उसी प्रकार जो दरबारी है उनकी पूरी जो दिमाग है वो सब बिगड़ गई है, क्योंकि वे सब पूरे रात भर नृत्य को देखने में मग्न हो चुके हैं। सो ये था आज का ये पूरा टॉपिक।